दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों कल अपन ने कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल अपन ने क्रॉस सेक्शन विड्थ के डिस्कस किया था, तो आज उस पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है कि 5 बोरॉन 10, ये न्यूक्लियर रिएक्शन रखी हुई है अल्फा पी। इसका मतलब क्या है? अल्फा तो इंसिडेंट पार्टिकल है एंड आउटगोइंग पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन है। 6C13 reaction shows a resonances for excitation energy of compound nucleus 13.23 MeV mega electron volt. The width of this level as found experimentally is 130 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द mean lifetime of nucleus for this excitation। तो अभी पहले अपन न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन को अपन कैसे लिखें। क्या है क्वेश्चन कि 5 बोरॉन 10 अल्फा पी 6C13 रिएक्शन सोज ए रेजोनेंसेस का मतलब है रिएक्शन जो ये बन रही है उसकी पीक वैल्यूज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ में वो बने। पीक आएंगे, अभी अपन डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंसेस क्या होते हैं। फॉर एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस 13.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द विड्थ ऑफ दिस लेवल एज फाउंड एक्सपेरिमेंटली इज 130 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो विड्थ के बारे में कल अपन ने डिस्कस किया था। तो पहले तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगी, देखो 5 बोरॉन 10 ये क्या है? टारगेट है। और इस पे टारगेट क्या हो रहा है? क्या पार्टिकल टारगेट हो रहा है भाई? अल्फा 2He4। तो बना क्या? 6C13। या अपन ये कह सकते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस है तो 7 नाइट्रोजन 14, ठीक है। और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेशन की बात हो रही है, और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो ये जो सरप्लस एनर्जी है उसको क्या करेगा? इमिट करेगा। और सरप्लस एनर्जी को इमिट करके 6C13 और प्लस 1H1 ये बना देगा, ठीक है। ये रिएक्शन होगी। अपन को क्या दे रखा है? गामा विड्थ अपन को क्या दे रखी है? न्यूक्लियर विड्थ 130 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और टो अपन को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? टो अपन को कैलकुलेट करना है। तो अपन जानते हैं कल अपन ने फॉर्मूला गामा टो इक्वल्स टू एच क्रॉस या एच कट। तो टो इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? टो इक्वल्स टू हो गया एच क्रॉस एच कट अपॉन गामा, ठीक है। और इक्वल्स टू 1.054 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड बटे गामा 130 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 130 गुणा 10 की पावर 3 और इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। और जैसे इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर इस पे आ जाएगा जो आपको निकाल लेना है। यानी ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे तो अपन को इस हिसाब से सॉल्व इसको करना है। जूल से जूल कट जाएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा? टो टाइम आ जाएगा सेकंड में।
ठीक है, यहाँ आप कैलकुलेशन कर लोगे और ये क्या हो जाएगा, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन अपन करते हैं एनर्जी लेवल्स इन कंपाउंड न्यूक्लियस एंड रेजोनेंसेस। एनर्जी लेवल्स इन कंपाउंड न्यूक्लियस CN एंड रेजोनेंसेस। आगे इसके जस्ट आगे जो टॉपिक है वो अपने सिलेबस में है, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने के लिए अपन को ये पढ़ना पड़ेगा। ब्राइट विग्नर फॉर्मूला अपन लिखेंगे आगे, तो इसी से वो रिलेटेड है। एवरी, अब देखिए क्या है, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन, एवरी ट्रांसमुटेशन, transmutation does not occur with equal probability, with equal probability, कि कोई कंपाउंड न्यूक्लियस यदि रिएक्टेंट हैं वो रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सब मोड की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबकी क्या नहीं होगी, समान नहीं होगी। जैसे A+X, अपने पास में कोई रिएक्शन है, ए इंसिडेंट पार्टिकुलर X टारगेट है, और जैसे ही प्रोडक्ट बनेंगे तो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, Y1 + B1 बन सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है, Y2 + B2 बन सकता है, और क्या क्या बन सकता है, Y3 + B3 बन सकता है। यानी मैनी मोड विल बी पॉसिबल हियर। इनको अपन क्या कहेंगे, ट्रांसमुटेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसमुटेशन। क्या कहेंगे दोस्तों, ये क्या है, ट्रांसमुटेशन है, कि अलग अलग मोड पॉसिबल हो गए और इन सब की क्या है, पॉसिबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबकी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, द यील्ड ऑफ एवरी रिएक्शन depends upon the incident particle energy. इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, when various competitive, ये कंपिटिटिव है, जैसे Y1 + B1 का बनना, Y2 + B2 के साथ में क्या है, कंपटीशन। क्या है, कंपटीशन है। तो when various competitive transmutation run simultaneously, then the yield of one transmutation, is maximum for a particular value, particular value of energy of incident particle। कि ये जो ट्रांसमुटेशन है, इनका जो कंपटीशन है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा, मतलब यील्ड के साथ में, यानी उसके बनने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, और उनसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखिए, 2 पॉइंट को अपन ने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, when various competitive transmutation run simultaneously, then the yield of one transmutation is maximum for a particular value of energy of incident particle। ठीक है,
अब अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे अपन इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट as the energy of incident particle is increases from the maximum yield, from the maximum yield, the yield decreases and for a next value of same energy, the yield become maximum. For other transmutation, as the energy of incident particle is increases from the maximum yield, the yield decreases, and for a next value of same energy, the yield become maximum for other transmutation, कि एक के लिए डिक्रीज हो जाएगी और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. और फिर इट इज आल्सो possible that the yield for a particular reaction obtains maxima at certain discrete energies of incident particle. ठीक है. of the incident particle, the appearance of distinct peaks is called resonances. ठीक है. और ग्राफिकली अपन देखें तो ग्राफ कैसे अपन को मिलते हैं, ई इंसिडेंट और दैट इज यील्ड ऑफ रिएक्शन. और कैसे पीक्स आएंगी, ऐसे अपने पास में क्या आ जाएंगी, पीक्स आ जाएंगी. ये जैसे अपन बात करें, ये जो एनर्जी है दैट इज रिलेटेड टू रेजोनेंसेस ER, और इसके आसपास की जो एनर्जी है दैट इज E1, दैट इज E2, दैट इज बैंड. दिस इज बैंड. और ये तीन जो पीक्स हैं इनको अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस पीक्स. रेजोनेंस ऑफ
रेजोनेंस ऑफ पीक्स, यानी इन एनर्जीज के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे E1 है, ER आ गया, इसका E1 आ जाएगा, या इसका E2, इधर ER एंड ये E3, तो E1, E2 एंड E3 ये क्या है, रेजोनेंसेस है। यहाँ पर जो रिएक्शन की यील्ड है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी फॉर दीज पर्टिकुलर एनर्जीज। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी लेवल्स इन कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन है, और एनर्जी लेवल्स डिपेंड्स अपॉन द एनर्जीज ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, और इन्हें अपन क्या कहेंगे, मैक्सिमा। क्या कहेंगे दोस्तों, मैक्सिमा इसको कहेंगे, मैक्सिमा एट सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जीज। Also possible that the yield for a particular reaction obtain maxima at certain discrete energies of incident particle. The cross section of reaction thus is found to be highest. यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने सिलेबस में भी पूरी की पूरी, द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिएक्शन, the cross section of reaction thus is found to be highest, thus to be found highest at the resonance energy, at the resonance energy. The cross section of reaction thus is found to be highest at the resonance energy, यानी इन पॉइंट्स के लिए या इन एनर्जीज के लिए या इन रिएक्शन यील्ड्स के लिए क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अब अपन डिस्कशन करते हैं ब्राइट विग्नर फॉर्मूला फॉर क्रॉस सेक्शन, कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के लिए वैज्ञानिक ब्राइट थे, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया जिसको अपन क्या कहते हैं, ब्राइट विग्नर फॉर्मूला। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्राइट विग्नर फॉर्मूला। ब्राइट विग्नर फॉर्मूला फॉर क्रॉस सेक्शन, ब्राइट विग्नर फॉर्मूला फॉर क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन है A + X और ये क्या बना, Y + B बना। ठीक है, इसमें सिग्मा AB, क्रॉस सेक्शन को अपन डिनोट कर रहे हैं AB, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। इस न्यूक्लियर रिएक्शन का क्या है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ER अभी अपन ने पढ़ा क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। द ब्राइट विग्नर फॉर्मूला gives cross section at and in the neighborhood of the resonance, या तो कहाँ देगा, ER पे दे देगा क्रॉस सेक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन, या इसके नेबरूड में। नेबरूड को अपन ने किससे डिनोट किया है, E1 E2 से डिनोट किया है अभी अपन ने। तो क्या देता है ब्राइट विग्नर फॉर्मूला, गिव्स क्रॉस सेक्शन। ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आ सकता है कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन को किसने डिस्कस किया, तो ब्राइट विग्नर ने। ब्राइट विग्नर फॉर्मूला इज रिलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उन्होंने क्या दिया फॉर्मूला, जो अपन को ध्यान में रखना है, याद करना है अपन को, क्योंकि अपन को इसके डेरिवेशन से मतलब नहीं है, अपन कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सिग्मा AB फॉर L = 0, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, 0। सिग्मा AB = क्या होगा,
पाई लेमड़ा कट स्क्वायर, एच क्रॉस नहीं है, अभी आप ये समझ लो कि गलती से सर ने एच कट लिख दिया, ये लेमड़ा कट है, लेमड़ा स्क्वायर गामा ए गामा बी, एक विड्थ किसकी है इंसिडेंट और एक क्या आउटगोइंग पार्टिकल, गामा ए गामा बी, ई माइनस ई आर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4, क्या है दोस्तों, गामा स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या है, फॉर स्पिनलेस, फॉर स्पिनलेस, फॉर स्पिनलेस न्यूक्लियाई, ऐसी न्यूक्लियाई जिसका स्पिन नहीं हो, उसके लिए ब्राइट विग्नर फॉर्मूला सिग्मा ए बी पाई लेमड़ा कट स्क्वायर गामा ए गामा बी ई माइनस ई आर का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4, और लेमड़ा कट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमड़ा अपॉन 2 पाई। जैसे एच कट इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई होता है, वैसे लेमड़ा कट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, लेमड़ा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो सिग्मा ए बी पाई लेमड़ा कट स्क्वायर गामा ए गामा बी अपॉन ई माइनस ई आर, आर का मतलब क्या है, रेजोनेंस की एनर्जी है, अभी अपन ने रेजोनेंसेस पढ़े थे कंपाउंड न्यूक्लियस में, ई माइनस ई आर का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4। अब वैसे आप सिलेबस में देखोगे तो रेजोनेंसेस ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस सबके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ब्राइट विग्नर फॉर्मूले के अंदर अपन ये एनर्जी लिख रहे हैं, रेजोनेंसेस एनर्जी लिख रहे हैं, तो आप लोग ये कहते थे कि ये क्या है, कि मतलब इंसिडेंट पार्टिकल की सम पॉइंट्स ऑफ एनर्जी के लिए मतलब पीक्स ज़्यादा होती हैं, यानी रिएक्शन होने की जो यील्ड है वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंसेस कहते हैं। और ये जो क्रॉस सेक्शन दिया है जिसको ब्राइट विग्नर ने डिफाइन किया है, ये रेजोनेंसेस एनर्जी को इन्वॉल्व करता है, ई माइनस ई आर का होल स्क्वायर। यह है फॉर स्पिनलेस न्यूक्लियाई, ठीक है। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर एल नॉट इक्वल्स टू 0, यहां तो अपन ने दोस्तों क्या कर लिया, एल को 0 मान लिया, क्या कर लिया अपन ने, एल को 0 मान लिया, लेकिन मान लो जब एल नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई लेमड़ा कट स्क्वायर इंटू जी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, गामा ए गामा बी बटे ई माइनस ई आर का होल स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर अपन 1 बोल सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2, इसको अपन ने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2, पाई सिग्मा ए बी पाई लेमड़ा कट स्क्वायर इंटू जी गामा ए गामा बी बटे ई माइनस ई आर का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4। जी क्या है, जी इज नोन एज स्टैटिस्टिकल फैक्टर, जी को अपन क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल फैक्टर, जी को अपन कहते हैं स्टैटिस्टिकल फैक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू 2l प्लस 1, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2l प्लस 1, फॉर l इक्वल्स टू 0 के लिए, फॉर l इक्वल्स टू 0 अभी अपन ने डिफाइन किया है, तो l इक्वल्स टू इसमें 0 रखेंगे दोस्तों, तो g बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और g की वैल्यू किसके लिए, कंपाउंड न्यूक्लियस के लिए क्या होती है, 2IC प्लस 1 बटे 2IX प्लस 1 बटे 2IA प्लस 1, ठीक है। ये IC क्या है, फॉर कंपाउंड न्यूक्लियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और IA क्या है, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है, और IX क्या है, फॉर टारगेट, फॉर क्या है, टारगेट। यदि L बराबर 0 के लिए तो क्या है, G बराबर 1 है, लेकिन वैसे G की अपन जनरल वैल्यू देखें तो ये G की जनरल वैल्यू है, इस वैल्यू को अपन इक्वेशन 2 में लिखेंगे, तो सिग्मा ए बी यानी इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन, ब्राइट विग्नर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा ए बी, यानी इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं, यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को अपन इक्वेशन 2 में लिख रहे हैं, तो सिग्मा ए बी
यानी ब्राइट विग्नर फॉर्मूला या क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन क्या बन गया, पाई लेमडा कट स्क्वायर 2IC+1 बटे 2IX+1 2IA+1 गामा ए गामा बी बटे E माइनस ER का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4। ये अपने पास में फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को अपन को याद करना है। ये ब्राइट विग्नर फॉर्मूला है फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एट रेजोनेंसेस, देखिए एट रेजोनेंसेस अभी अपन ने डिस्कस किया, E बराबर क्या होता है, रेजोनेंसेस कहाँ आता है, E बराबर AR। सो दिस अबव फॉर्मूला बिकम्स सिग्मा आर ए बी, आर का मतलब रेजोनेंसेस है, ब्राइट विग्नर फॉर्मूला। ये बन गया पाई लेमडा कट स्क्वायर जी गामा ए गामा बी बट्टे क्या हो जाएगा भाई E माइनस ER, ये तो क्या हो जाएगा 0। ये क्या बच गया भाई, गामा स्क्वायर अपॉन 4। गामा 4 ऊपर चला गया, 4 ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा आर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई लेमडा कट स्क्वायर जी गामा ए गामा बी बटे गामा स्क्वायर बटे क्या हो गया गामा स्क्वायर हो गया। सिग्मा आर ए बी 4 पाई लेमडा कट स्क्वायर इंटू जी गामा ए गामा बी अपॉन गामा स्क्वायर, क्या हो गया गामा स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, किसके लिए आया है, रेजोनेंसेस के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, रेजोनेंसेस के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला ये आ गया है, ठीक है। फॉर स्कैटरिंग की अपन बात करें तो स्कैटरिंग जब अपन ने डिस्कस किया था, न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया था, तो स्कैटरिंग का मतलब क्या है दोस्तों, ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। यानी जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो आउटगोइंग पार्टिकल के इक्वल होना ही चाहिए। तो यहां से फॉर स्कैटरिंग गामा ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, गामा बी। गामा ए बराबर क्या हो गया, गामा बी हो गया। तो अपन बात कर सकते हैं स्कैटरिंग, ठीक है, और रेजोनेंसेस। स्कैटरिंग भी है और रेजोनेंसेस भी है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई लेमडा कट स्क्वायर इंटू जी और क्या हो जाएगा गामा ए स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, गामा ए स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर। ये क्या आ गया, रेजोनेंसेस और स्कैटरिंग के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, ठीक है। अब इसमें बात अपन करें फॉर न्यूट्रॉन्स, यदि इंसिडेंट पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, तो गामा सिग्मा और इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है, यदि इंसिडेंट पार्टिकल न्यूट्रॉन हो तो किस हिसाब से मूव करता है, सिग्मा, ठीक है। और ई न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन क्या है, इंसिडेंट, क्या है दोस्तों, इंसिडेंट पार्टिकल, क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल है। किस किस के बीच में ग्राफ है, सिग्मा और ई न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन यदि हो रही है तो उसमें इंसिडेंट पार्टिकल क्या है, अपना न्यूट्रॉन है। यहां अपन ये लिख सकते हैं इफ इंसिडेंट पार्टिकल इज न्यूट्रॉन, इफ इंसिडेंट पार्टिकल इज न्यूट्रॉन देन क्या हो जाएगा, इस हिसाब से, ठीक है। और ये जो नियम है जिसके तहत ये आता है, इसको अपन क्या कहते हैं, 1/v लॉ, क्या कहते हैं, 1/v लॉ। तो जब 1/v लॉ है, ये नियम LAW नियम, ठीक है, तो ये जो है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, लो एनर्जी रेंज, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लो एनर्जी रेंज। ये कहाँ तक है, 10⁻⁻² एनर्जी, लो एनर्जी रेंज न्यूट्रॉन के लिए। तो अपन ये लिख सकते हैं लो एनर्जी रेंज। और इस नियम को अपन कौन सा नियम बोलते हैं, 1/v लॉ बोलते हैं। इंसिडेंट न्यूट्रॉन के लिए इस नियम को क्या बोला जाता है दोस्तों,
1/वीला बोला जाता है। ठीक है, तो फॉर न्यूट्रॉन्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, 1/वीला फॉर न्यूट्रॉन्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर न्यूट्रॉन्स एट low energies, the bright Wigner formula gives sigma 1/v। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज 1/v law for cross section, 1/v law for cross section of neutron at low energy। This is 1/v law for cross section of neutron at low energy। इसके लिए ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के लिए। तो चाहे ये एग्जाम में ग्राफ आए, चाहे ये नियम आए, अपन को ये क्वेश्चन सही करना है, अपना ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और अब छोटी सी 2 हेडिंग है डायरेक्ट रिएक्शन की, केवल मैं डेफिनेशन आपको डिस्कस करता हूँ कि डायरेक्ट रिएक्शन है वो 2 प्रकार की हैं, एक तो पिकअप और एक क्या है, स्ट्रिपिंग। तो एग्जाम में आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई पिकअप तो कौन सी होती है और स्ट्रिपिंग रिएक्शन कौन सी होती है। केवल सिंपल एक डेफिनेशन, डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट जो रिएक्शन है वो 2 प्रकार की। नंबर 1 पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शन या पिकअप रिएक्शन बोल सकते हो, और सेकंड वन क्या है दोस्तों, स्ट्रिपिंग रिएक्शन। क्या है, स्ट्रिपिंग रिएक्शन। पिकअप रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं, पिकअप रिएक्शन क्या बोल रहा है कि जैसे ये कोई क्या है, टारगेट है, न्यूक्लियस, ये क्या है, कोई टारगेट है, और यहां से कोई प्रोजेक्टाइल आया, प्रोजेक्टाइल का मतलब इंसिडेंट पार्टिकल आया, ठीक है, और ये इधर चला गया, ये प्रोजेक्टाइल है, इसको अपन क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल, इसको अपन क्या कहेंगे, टारगेट, और ये क्या हो गया, आउटगोइंग, क्या हो गया, आउटगोइंग पार्टिकल। ठीक है, इसके पास से, बिल्कुल पास से, ठीक है ना, टारगेट हो गया। इनकमिंग पार्टिकल पिक्स अप, यहां से इनकमिंग पार्टिकल, यानी ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल या इंसिडेंट पार्टिकल, इनकमिंग पार्टिकल पिक्स अप वन और मोर न्यूक्लियन, one or more nucleons from the target, कहने का मतलब ये क्या करेगा, वन और मोर न्यूक्लियंस को क्या कर लेगा दोस्तों, पिकअप कर लेगा। इनकमिंग पार्टिकल पिक्स अप वन और मोर न्यूक्लियंस फ्रॉम द टारगेट। एग्जाम्पल क्या है, PD यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें ये इंसिडेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या, आउटगोइंग पार्टिकल, या PT, या क्या है, P अल्फा टाइप जो रिएक्शन होती हैं उनको अपन क्या कहेंगे, पिकअप रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पिकअप रिएक्शन। देख दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है उनको देखिए, स्ट्रिपिंग, ये तो हो गई पिकअप, स्ट्रिपिंग रिएक्शन,
ठीक है, इसमें भी टारगेट, ठीक है, और आउटगोइंग पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल, और ये क्या हो गया, आउटगोइंग पार्टिकल, आउटगोइंग, हो गया आउटगोइंग पार्टिकल, ये टारगेट और ये क्या, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और यहां से ये क्या करेगा, तो यहां पर लिख सकते हैं टारगेट पुल्स, टारगेट पुल्स वन और मोर न्यूक्लियॉन्स from the incident particle and outgoing particle has less number of न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ट्राइटियम प्रोटॉन और अल्फा प्रोटॉन टाइप की जो रिएक्शन होंगी वो क्या करेंगी, स्ट्रिपिंग रिएक्शन होंगी। क्या होंगी, स्ट्रिपिंग रिएक्शन है। तो पिकअप रिएक्शन में तो क्या है कि आउटगोइंग पार्टिकल खींच लेता है, मतलब जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियन को खींच लेगा, तो उसके बाद में जो द्रव्यमान संख्या है वो ज़्यादा होगी। जैसे ड्यूट्रॉन की अपन बात करें, प्रोटॉन अपने पास में क्या है 1h1, ठीक है, और ड्यूट्रॉन अपने पास में क्या 1h2। तो पहले इसके पास में 1 था, अब इसके पास में कितने हो गए, 2 हो गए। फिर यहाँ प्रोटॉन यानी 1h1, ट्रिटियम का मतलब क्या है दोस्तों 1h3। तो पहले यहाँ इसके पास में न्यूक्लियन 1 था, अब इसके पास में कितने हो गए, 3 हो गए, यानी यहाँ आने के बाद में इसमें न्यूक्लियंस की संख्या बढ़ गई, ठीक है। पी अल्फा, तो पी क्या है 1h1 प्रोटॉन है, और अल्फा का मतलब क्या है दोस्तों 2He4 है। तो ये भी क्या हो गया, पहले 1 था, अब कितने हो गए, 4 हो गए, यानी न्यूक्लियन की संख्या क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। न्यूक्लियन की संख्या क्या हो गई, इंक्रीज होगी। तो ऐसी जो रिएक्शन है उनको अपन क्या कहेंगे, पिकअप, यानी इंसिडेंट पार्टिकल ने न्यूक्लियस से कुछ न्यूक्लियन को उठा लिया, दैट इज क्या कर लिया, पिकअप कर लिया, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो टारगेट है वो प्रोजेक्टाइल से कुछ न कुछ क्या करता है, न्यूक्लियन को खींचता है। तो इसमें आउटगोइंग पार्टिकल की जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। जैसे डीपी का मतलब क्या है, ड्यूट्रॉन, यानी 1h2, और ये क्या बन गया 1h1 बनेगा, यानी इंसिडेंट पार्टिकल तो है ड्यूट्रॉन और आउटगोइंग पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन। यहाँ ड्यूट्रॉन में देखिए मास नंबर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1 है, यानी कम होगी। ऐसे ही ट्रिटियम, पहले इंसिडेंट पार्टिकल है ट्रिटियम और आउटगोइंग पार्टिकल क्या है 1h1, ठीक है। और यहाँ देखिए 2He4, यहाँ इंसिडेंट पार्टिकल क्या है 2He4, और यहाँ क्या हुई 1H1। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ मास नंबर कितना है, 4 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1 है, यानी 3 पार्टिकलों की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी 3 पार्टिकलों को इसने क्या कर दिया, खींच लिया। 3 पार्टिकल्स को क्या कर लिया, न्यूक्लियस ने खींच लिया। तो ये तो है पिकअप, पिकअप का मतलब तो उठा लेना, और ये स्ट्रिपिंग का मतलब दबा देना, ठीक है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि पिकअप और जो स्ट्रिपिंग रिएक्शन है एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्रावर्सी, एक दूसरे के क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रावर्सी है, एक दूसरे की व्युत्क्रम है, कि एक है वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियन को खींच रही है, दैट इज पिकअप, और एक है वो क्या कर रही है, टारगेट को न्यूक्लियंस प्रोवाइड कर रही है, दैट इज क्या है, स्ट्रिपिंग। क्या कर रही है, स्ट्रिपिंग कर रही है, ठीक है। कई बार अपन सुनते हैं कि लाइट में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन, दैट इज स्ट्रिपिंग हो रही है। क्या हो रही है, स्ट्रिपिंग हो रही है, यानी न्यूक्लियस को टारगेट को ये दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुछ 2-3 बातें हैं इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट जिसे अपन करके लिख सकते हैं। नोट क्या है, पहला है कंपाउंड न्यूक्लियस, कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल इज सक्सेसफुल for incident, successful for incident particle
फॉर इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जीज अप टू 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग है। कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल इज सक्सेसफुल फॉर इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जीज अप टू 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी दैट इज EI लेस देन इक्वल्स टू कितना है? 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर A इज ग्रेटर देन 10। A किसके लिए? A इज ग्रेटर देन 10 के लिए। EI की वैल्यू कितनी है? लेस देन इक्वल्स टू 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फॉर A इज ग्रेटर देन कितनी होगी दोस्तों? 10। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है? फॉर EI इज ग्रेटर देन 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी, यहाँ इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है वो 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। क्या है दोस्तों? 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, और द्रव्यमान संख्या कितनी है? ग्रेटर देन फ्रॉम 10, 10 mu से ज्यादा है। ठीक है, मास नंबर है, मास नंबर है, यानी न्यूक्लियन की संख्या कितनी है? 10 से ज्यादा। ठीक है, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी इज ग्रेटर देन 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अप टू 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द डायरेक्ट reaction approach and optical models have been found reasonably good। यानी कौन सी? कि एनर्जी, जब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी इतनी है तब तो क्या है? सक्सेसफुल कौन सी? कंपाउंड न्यूक्लियस प्रोसेस है। और यदि एनर्जी पार्टिकल की 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा और 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, तो जो डायरेक्ट रिएक्शन की अप्रोच है, अभी अपन ने पढ़ी थी, डायरेक्ट रिएक्शन अप्रोच का मतलब पिकअप, जिसमें न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से पिकअप कर लेता है कौन? इंसिडेंट पार्टिकल, और स्ट्रिपिंग, यानी दोनों ही प्रकार की रिएक्शन है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट रिएक्शन का कौन सा है, तो कंपाउंड न्यूक्लियस बोल सकता है कि कंपाउंड न्यूक्लियस डायरेक्ट रिएक्शन है या नहीं है। पिकअप बोल सकता है, दूसरा ऑप्शन पिकअप रिएक्शन आ सकती है, तीसरी क्या आ सकती है? स्ट्रिपिंग आ सकती है। ठीक है, और चौथी क्या आ जाती है? सेकेंड एंड थर्ड, कि भाई ये दोनों डायरेक्ट रिएक्शन है क्या? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको यदि पढ़ा हुआ नहीं है तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपका पक्का गलत होगा। यदि आपने ये पढ़ा हुआ नहीं है, और यदि पढ़ा हुआ है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको आपको करने में। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एग्जाम में आपको पढ़ना है, और एग्जाम में ध्यान से पढ़ के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वरना धोखा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शांति से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन को ये जानने की आवश्यकता होगी, हड़बड़ाटी में कम से कम बच्चे 2-3 क्वेश्चन तो पक्का 100% गलत करते हैं, क्योंकि एग्जाम में बच्चे अंडर प्रेशर रहते हैं कि ये नहीं पढ़ा गया, वो नहीं पढ़ा गया। अरे भाई, जितना पढ़ा है उसमें तो गलत नहीं होना चाहिए ना। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से अपन को क्वेश्चन को क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। आते हुए क्वेश्चन को अपन को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कई बच्चे, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा लिखा हुआ आता है तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये अपन से नहीं होगा। जितना बड़ा लिखा हुआ होगा उतना ही बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत सॉल्यूशन उसका छोटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ें, फिर उसका आंसर अपन लगाएं, तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी हद तक। ठीक है, और आप यदि 110 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, 110 या 115, मैक्सिमम 120 तक मानो 150 में से, यदि आपके सही जाते हैं, मैं फिजिक्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, यदि 110 क्वेश्चन आपके वहाँ सही से जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है,
और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को आप लोगों को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि पिछली बार भी 26 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। और वैसे अपन को सिलेबस में कितना दे रखा है कि ओनली 10 ही क्वेश्चन आएंगे, मात्र 20 नंबर की पोस्ट पीजी है। लेकिन आपने देखा कि अपन 11वीं में भी जा रहे हैं, अपन 12वीं में भी जा रहे हैं, अपन यूजी में भी जा रहे हैं, अपन जब पीजी पढ़ रहे हैं तो अपन हर क्लास में क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। और ये अपना जो कंपाउंड न्यूक्लियस की कंसेप्ट और ये जो अपनी रिएक्शंस थी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ब्राइट विग्नर फॉर्मूला एंड क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो रिलेटेड जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियर फोर्सेस अपने 11वीं में भी है, 12वीं में भी है और अपने पीजी में भी है, और न्यूक्लियर फोर्सेस अपने यूजी में भी है। तो आप लोगों को तो ये लगता है कि भाई ये तो 12वीं के लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस यहाँ से भी है, तो इसको भी उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।